Of 7th class. Today we will continue our chapter 2nd. So here we are learning about dynasties. दिल्ली सल्तनत में कितनी डायनेस्टीज आई और कितने साल उन्होंने राज किया. So I have give you a homework that you have to write total number of years that each dynasty ruled. So यहाँ पे I hope आप सबने काउंट करके इसको लिख लिया है. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं कि नेम द 5 डायनेस्टीज. तो आपको डायनेस्टीज के नाम लिखने हैं. यू नो दैट 1216 से राज करना शुरू हुआ था डायनेस्टी का, दिल्ली सल्तनत का राज शुरू हुआ था और 1489 और 1526 सी में आखिरी राजा जो थे वो चेंज हुए थे. सो यहाँ से हम क्वेश्चंस यहाँ आप लिख लेंगे. सैयद डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक. ओके, आप रो वाइज लिखना. विच वॉज द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी? तो वो तुगलक थी. विच डायनेस्टी रूल फॉर द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स? तो खिलजी. खिलजी सबसे कम ईयर्स में चली है. डायनेस्टीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत. सो इधर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट यू नो दैट स्लेव डायनेस्टी. स्लेव डायनेस्टी, स्लेव मीन्स होता है या तो आप बोलो कि गुलाम या तो सन ऑफ स्लेव. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो डायनेस्टी के सल्तनत जो बोल सकते हैं राजा थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो कौन थे? मोहम्मद गौरी के स्लेव थे. ठीक है, तो उनके हाथ में सबसे पहले ये कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में सबसे पहले राज्य आया था. फिर उन्होंने अपने जो राज्य है वो अपने बोल सकते हैं दामाद, सन इन लॉ इल्तुतमिश को दिया. इल्तुतमिश के बहुत सारे बेटे थे, लेकिन उसे इतना पता था कि उसके बेटों में कोई भी लायक नहीं है जो इस राज्य के कार्यभार को संभाल सके. तो उन्होंने अपना राज्य अपनी बेटी के हाथों सौंपा, जो थी रज़िया सुल्तान. तो रज़िया बन गई नेक्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली. तो उन्हें बनाया दिया गया. अब वहाँ पर ये होने लगा कि बगावत होने लग गई, क्योंकि वहाँ पे इससे पहले कोई लेडी राज करी नहीं थी. वहाँ पे क्या पूरे इंडिया में कहीं भी कोई भी लेडी ने अभी तक कोई भी राज नहीं किया था. तो फर्स्ट रज़िया सुल्तान जब यहाँ पे बनी तो सब उनको डिसलाइक करते थे. उन्हें इंडिपेंडेंट रूलिंग करने नहीं दिया जाता था, उनकी हर बात पे टांग अड़ाते थे. तो इस सब से उनकी ऐसा हुई कि प्लानिंग प्लॉटिंग से उनको मार भी दिया गया. सो उनके बाद आते हैं स्लेव रूलर नेक्स्ट, जो कि गियासुद्दीन बलबान. बलबान वही थे जिन्होंने दगा करके उन्हें मारा था. तो इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मंगोल्स के साथ लड़ाई की थी. तो ये वाली बैटल आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी. और इस एरा में, इस सल्तनत में दिल्ली का कितना एक्सपांड हुआ एरिया, वो यहाँ पे आपको लास्ट में बताया है. जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था. गुजरात है, मालवा है, राजस्थान के कुछ पार्ट्स है, डेक्कन है, ये सब क्या है इसमें लाए गए. नेक्स्ट यू नो दैट तुगलक. इसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई? तुगलक डायनेस्टी आई. मोहम्मद बिन तुगलक ने इस सल्तनत को फिर अपने कंट्रोल में ले लिया. किससे? लास्ट जो रूलर थे उससे, गियासुद्दीन बलबान से. फिर आ गए मोहम्मद बिन तुगलक. तुगलक डायनेस्टी यू नो दैट कि बहुत सबसे लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी थी, बिकॉज यहाँ पे आपने जब ईयर्स काउंट किए होंगे तब आपको समझ में आ गया होगा. इन्होंने 94 ईयर्स का राज किया था. फर्स्ट जो इसके राजा थे वो थे मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक ने और भी सदर्न स्टेट्स को जीता था. ओके, सो यहाँ से अब नेक्स्ट पड़ाव पे आते हैं, यानी जो नेक्स्ट डायनेस्टी है वो थी हमारी तुगलक डायनेस्टी. तुगलक डायनेस्टी से बाद आपको पता है सैयद डायनेस्टी आएगी. तो तुगलक डायनेस्टी फाउंड की थी खिरजर खान ने. खिरजर खान गवर्नर थे मुल्तान के अंडर फिरोज शाह तुगलक. ठीक है, और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है इनके बाद आए थे फिरोज शाह तुगलक. ही हेल्प्ड द तुर्किश लीडर. उन्होंने एक एमिर तैमूर नाम था, वो तुर्किश लीडर थे, उनकी हेल्प की थी दिल्ली सल्तनत को जीतने में, जिस उस टाइम दिल्ली की सल्तनत मोहम्मद शाह तुगलक थे. ओके, फिर खिरजर खान थोड़ा सा वीक हो गए अपने काम में, वो डायनेस्टी को नहीं चला पाए, तो उनकी डायनेस्टी को भी इसके साथ कोलैब कर लिया गया, मिला लिया गया. उनके जो एरिया था उसको इसके साथ मिला लिया गया. सो इसके बाद ये लोग की पावर वीक होने लगी थी, तो इसके बाद इन पे भारी हो गए लोधी डायनेस्टी, यानी लोधी के पहले एस्टैब्लिशमेंट करने वाले इंसान जो थे बहलोल लोधी. बहलोल लोधी इनके ऊपर भारी पड़ गए और उन्होंने अफगान के जनरल सैयद थे तो उन्होंने पूरा एरिया अपने अंडर में ले लिया. फिर उन्होंने अपना एक्सपांड को बढ़ाया और यहाँ से लोधी डायनेस्टी शुरू हो गई. और उन्होंने 1526 में वो बाबर के साथ हार गए थे. जो उनके उस टाइम के रूलर थे वो इब्राहिम लोधी थे, और यही हमारी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी कहलाती है. सो यहाँ पर अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो सल्तनत थी दिल्ली की वो ख़त्म होती है. अब बाबर के आगे आप पढ़ोगे बाबर की राज. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपांशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत.
दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन कैसे हुआ, तो इन्होंने क्या किया, अपने टाउन्स के अराउंड एक ह्यूज वॉल खड़ी कर दी, जिससे उन्हें सोल्जर्स को खड़ा कर दिया, जिससे उन्हें प्रोटेक्शन मिलती रहे। ये जो एक एरिया है जो बोलते हैं घेरा हुआ, उसे बोलते थे ये लोग गैरेशन टाउन्स, जिसमें वॉल्स खड़ी कर देते हैं और सोल्जर्स को खड़े कर देते हैं, ताकि बहुत कम ऐसा है कि सुल्तान कभी उस एरिया के बियॉन्ड जाए, मतलब किले टाइप, किले से बाहर जाए। ओके, सो उस बाउंड्री के बाहर सुल्तान समटाइम्स दे हैड टू ऑब्टेन सप्लाई बाय लूटिंग एंड द सप्लाई। तो ये क्या करते थे, कुछ सप्लाईज इनके रूट्स के थ्रू आते थे, लेकिन कुछ जो ट्रेडिंग के लिए इन्हें चाहिए था सामान, वो ये लूट वूट के भी ला लेते थे। द सुल्तान फेस्ड मैनी चैलेंजेस इन कंट्रोलिंग देयर टेरिटरीज को संभालने में सुल्तानों को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। एक आपको मैंने भी लड़ाई बताई थी मंगोल्स के साथ, उसमें भी उनका बहुत लॉस हुआ था। बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ हैं, जैसे उन्होंने क्या किया, सदर्न पार्ट लेने के चक्कर में, दिल्ली को और एक्सपांड करने के चक्कर में उन्होंने एक बंगाल वाला हिस्सा अपना खो दिया था लड़ाई में। सो ये फार ऑफ, ये उनके थोड़े से लॉस थे जो उनकी लड़ाइयों के टाइम होते थे। दूसरा था कि रूट कनेक्शन उनके टूट जाते थे कई बार वेदर के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी वॉर्स में। थर्ड इज़ दैट, मैंने आपको बताया था मंगोल्स के अटैक के कारण अफ़गानिस्तान ने जो उनकी मदद की थी मंगोल्स की, तो उससे भी सल्तनत को नुकसान हुआ था। और है कि गवर्नर्स ऑफ द किंगडम एंड द डिफीटेड रूलर्स वुड रिवॉल्ट अगेंस्ट, और जिन लोगों को हरा दिया जाता था जंग में, वो ऑब्वियस उनके साथ तो खड़े होंगे नहीं, तो वो उनके अगेंस्ट में रहते थे, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे लॉस होता ही रहता था। नोबल्स ऑल्सो कंस्पाइर्ड टू ओवरथ्रो सुल्तान्स, जो नोबल्स लोग थे वो भी सुल्तान को कहीं ना कहीं से गद्दी से उतरवाने के चक्कर में बहुत कुछ गलत कर जाते थे। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर सुल्तान फोर्सेस टू एंटर द थिकली फॉरेस्टेड एरियाज इन गैंगटिक प्लेन। यहाँ पर भी ऐसा था कि मतलब कुछ लोकल चिफ्टेन्स बोल सकते हैं, जो एक अपना एरिया बनाकर रहते थे, वो लोग भी हमेशा ताक में रहते थे कि कब सुल्तान को जो बोलते हैं ख़त्म कर दें और उनके पूरे राज्य पाट को ले लें। तो ये भी एक इवन द पावरफुल रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, ये लोग भी अपने ज़्यादा दूर नहीं जाते थे अपने राज्य से, तो ये इन्हें पता है कि इनकी जान को खतरा रहता है। सो द सल्तनत कुड एक्सपांड ओनली ड्यूरिंग द रीजनल ऑफ द पावर किंग्स, नेमली गियासुद्दीन बलबान, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। तो जब ये सल्तनत इतनी पावरफुल थी, तब केवल इन तीनों के राज्य में गियासुद्दीन, अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक। सो यहाँ पर आपको दिया है द फर्स्ट सुल्तान एक्सपांड देयर बाउंड्री इन 2 डिफरेंट वेज, फर्स्ट बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ द हिंटरलैंड्स एंड अराउंड द गैरिशन टाउन्स एंड बट लेटर बाय अटैकिंग ऑन द किंगडम्स। यानी इन्होंने 2 तरीके से अपनी दिल्ली सल्तनत को सुल्तान ने एक्सपांड किए थे। फर्स्ट वे है कि कंट्रोल कर लिया उन्होंने हिंटरलैंड, जैसे वॉल बना के मैंने बताया था गैरिशन टाउन्स में, और सेकेंड इज़ बाय अटैकिंग अदर किंगडम्स। इन द फर्स्ट फेज सुल्तान एक्सपैंड देयर कंट्रोल। फर्स्ट वाले में उन्होंने मतलब कहाँ उन्होंने ये अप्लाई किया था। ओके, तो यहाँ गंगा यमुना के पास डोअब है। डोअब क्या होता है, एक लैंड होती है जो 2 रिवर्स के बीच में होता है, तो वहाँ पर उन्होंने अपने पूरे सोल्जर्स को तैनात किया टू लीव द फोर्सेस व्हेन दे लिव्ड। वो अपने क्योंकि आसपास पूरा पानी है, बीच में एक टापू टाइप डोअब है गंगा यमुना के बीच में, सो वहाँ पर वो अपने पूरे खुफिया चीज़ें रख सकते थे लड़ाई के टाइम पे। सुल्तान फोर्स द लोकल चिफ्टेन्स ऑन द समनाथ्स एंड रीच लैंडफॉर्म्स एंड एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। तो उनको एक मतलब ये बचने का एक तरीका था कि जितने भी वो चिफ्टेंस है, जितने चोर चक्के जो उनके मारने की फिराद पे रहते हैं, उनके साथ वो कुछ एक अच्छी पॉलिसी है, कुछ रखे, तैयार रखे, कुछ शर्त रखे, उनको खुश रखे एटलीस्ट, और लैंडफॉर्म्स जो बोलते हैं जो रिच अथॉरिटी वाले हैं उनसे बनाए रखे, ताकि उनको कोई भी दिक्कत आए तो वो उनके साथ रहे। The next phase of expansion took place when the Sultan extended the external boundary of the Sultanate by invading the lands that were outside their control. उन्होंने कुछ ऐसे भी लैंड्स जीते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं थे, वो उन्होंने अपने कब्जे में कर लिए। The Delhi Sultans gained control over the southern India by carrying out military campaigns which began during the reign of Alauddin Khilji and continued till the times of Mohammad Tughlaq. जब मतलब उन्होंने ये काम साउदर्न एरिया को जब जीतना जब से शुरू किया था, जब दिल्ली सल्तनत में इनकी राज था अलाउद्दीन खिलजी का, और इसका एंड हुआ था जब मोहम्मद तुगलक, मतलब ये कंटिन्यू रहा था इतने टाइम तक।
द सुल्तान आर्मीज टुक अवे एलिफेंट, हॉर्स, स्लेव्स एंड लूटेड प्रीशियस मेटल फ्रॉम द कॉन्कर्ड एरियाज। तो ये लोग क्या करते थे, जितनी भी आर्मीज थी वो सारी जिनको हरा दिया है उनके घोड़ों को, उनके गुलामों को और जितनी प्रीशियस मेटल्स हैं उनके पास सबको ले लेते थे ताकि इनके और ज़्यादा इनको बेनिफिट्स हो। यहाँ पे आपको वो वाला मैप दिया हुआ है जहाँ पर पहले की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। ओके, हियर क्वेश्चन आंसर्स ये वाला मैं आपको सेंड कर दूँगी। यहाँ पे आपको टॉपिक दिया है एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द खिलजिस एंड तुगलक्स। आपको मैंने ये बताया था एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये वाला पैरा हुआ है कि आपको बताया था कि उन लोग के आसपास जो वर्कर्स काम करते थे, कुक्स हो गए, गार्डनर्स हो गए, हम्बल पोजीशंस पे जो रहते हैं वो सारे उनके एडमिनिस्ट्रेटर संभालते थे। लेकिन कुछ नई पोस्ट भी इस एरा में आई थी, उसको हम आज इलस्ट्रेट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ये पोस्ट मैंने आपको नहीं बताया था। असिस्टेंट में इन्होंने कैसे इसको ढूंढा और क्या ज़रूरत थी इसकी। द खिलजीज एंड तुगलक्स फाउट मैनी बैटल्स, आपको पता है सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ खिलजी और तुगलक के टाइम पे हुई और इनके लिए बहुत मुश्किल रहा कि ये अपनी सल्तनत को और फैला सके और उसको ताकतवर बना सके। सो इन्हें लॉयल लोगों की ज़रूरत थी जो इनके राज्य में दगा ना करे और ऊपर से इनकी बिल्कुल इतना ऑनेस्ट हो कि इनकी हर एक बात माने। सो इन्होंने एक नई पोस्ट शुरू करी थी जो है दनबंगास। दनबंगास क्या करते थे, ये इन लोगों ने बंदगन इनके एक ऐसी पोस्ट थी जहाँ पर ये लोग अपने कोई भी एक बहुत ही अच्छे सिपाही को, या हो सकता है उनका कोई बाहर का रिलेटिव हो या कोई हो, उसको ये बंदंगास बोलते थे, जो इनकी हर एक बात माने, इनके अकॉर्डिंग जो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी की हर एक जो एक ट्रेनर होता है वो वाला काम ये करते हैं। और दनबंगास पूरी तरह से डिपेंड होते हैं सुल्तान्स पर अपनी हर चीज़ों के लिए, और एक वो ट्रस्टवर्थी इंसान होना चाहिए जिसके ऊपर सुल्तान आंख बंद करके भरोसा कर सके। इवन सुल्तान तो यहाँ तक बोलते थे कि एक जो बंदंगा एक स्लेव जो है वो एक बेटे से ज़्यादा अच्छा भरोसेमंद है, क्योंकि वो इतने ऑनेस्ट हुआ करते थे। तो वो अपने राजा के लिए अपनी जान की बाजी भी लगाने में तैयार हो जाते थे। ऐसे वो लोग अपने गुलाम को रखते थे, ये ऐसे एक उनका गुलाम होता है, स्लेव होते हैं। और उन्होंने एक ऑर्डिनरी पीपल को स्टार्ट कर दिया था अपॉइंट करने के लिए, और ये काम भी यही इन्हीं के हाथ पर रहता था बंदगंज में कि वो सुल्तान के जो लॉयल और सक्सेसर्स जो उसको आगे बढ़ा सकते हैं वैसे लोगों को चुनकर लाए और यहाँ पर उनको ट्रेन करे, ये भी काम उसी का रहता था। दिस ऑफन लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू नॉबिलिटी एट द टाइम व्हेन न्यू सुल्तान अज्यूम पावर। लेकिन यहाँ पर जब दिक्कत आती थी, जब कोई नया जब सुल्तान चेंज हो गया तब यहाँ पर प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि अब नया उसका भी कोई ना कोई होगा जो साथ में आता है स्लेव, और यहाँ पहले से था तो अब यहाँ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते थे। अब गवर्नेंस के बारे में दिया है। यहाँ गवर्नेंस में आपको दिया है कि दिल्ली सल्तनत ने अपने एक पूरे राज्य को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिन्हें कहते थे ये लोग इक्तास के गवर्न करने के लिए, उसको पूरा देख रेख के लिए वहाँ पर उनके जो हेड है उनको बोलते जाता है इक्तेदार, वो और नहीं तो मुक्ति या तो इक्तेदार होते थे जो वहाँ पर पूरी मिलिट्री को ट्रेनिंग वॉर के टाइम अप्लाई करना, मतलब अपने अपने छोटे छोटे एरियाज़ में जितने भी इक्तेदार है इक्ताज में अपने काम करते थे, जितने भी रिक्रूटमेंट ज़रूरत थी उनको सबको पूरा करते थे। और हर एक इक्तेदार के पास ट्रूप्स होता था, हॉर्स होता था, यानी अपनी थोड़ी सी मिलिट्री और हॉर्सेस होते थे जो कि सुल्तान देता था। सुल्तान के अंडर में ही ये लोग पूरे काम करते थे। बस ये है कि एक छोटे छोटे प्रोविजन्स में बांट दिया जिससे उनको आसानी रहती थी मेंटेन करने में। ठीक है, तो इक्ता के अंडर आ जाते थे जो चार्ज है प्रोटेक्ट, जो इनकी लाइफ की है, प्रॉपर्टी ऑफ पीपल, इन सब का जो रिवेन्यू बोलते हैं वो लेकर इक्तेदार सुल्तान को नहीं, वो अपने जो आर्मी है उसका पूरा पे करता था, जितने भी सोल्जर्स वहाँ काम करते थे। तो ऐसे करके उनको अब ज़्यादा सैलरी की ज़रूरत, जितनी भी है अपनी भी सैलरी और उनकी भी, वो सारी क्या है, वो जितने एरिया उसको मिला है वहीं से वो उगरा कर बांटते थे। तो सुल्तान क्या पर चेक ऑन इक्तेदार, सुल्तान अपने इक्तेदारों पर हमेशा चेक रखता था और ज़्यादातर वो अपने ऑफिस में इन सब से बातचीत करते रहता था कि क्या चल रहा है, कितनी और प्रॉब्लम्स आ रही है। सो इट वॉज ऑल्सो नॉट परमानेंट एज द सुल्तान को टेक बैट, और आपको पता है कि इसकी पोस्ट परमानेंट तो है नहीं, तो यानी इक्ता कभी भी कोई भी इक्ता यानी कोई भी प्लेस छोटी सी
तो उसने उस प्लेस का कभी भी इक़्तिदार बदल सकते हैं सुल्तान, जब भी उन्हें लगेगा कि नहीं ये अब हमसे दगा कर रहा है या हमसे गलत वे में किसी बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो इक़्तिदार को चेंज भी कर सकते थे। और वो हमेशा चेक करते रहते थे कि क्या उसने अकाउंटेंट में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं करी है, यानी जितने भी पैसे वो उगरा रहा है उसका पूरा उसको हिसाब राजा को देना पड़ता था। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो तुरंत उस इक़्तिदार को चेंज कर देते और पूरी जिम्मेदारी इसमें इक़्तिदार की रहती थी। अगर पैसे कहीं चोरी भी हो गए तो इक़्तिदार उसमें जवाबदार रहेगा। यहाँ पे आपको लैंड रेवेन्यू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक प्रॉपर एक लैंड के लिए इतना टैक्स देना है ये कर दिया था। जितने भी लोकल चिफ्टन्स हैं और समानता से उनके इन सब की बात माननी पड़ती थी कि अगर उनके पास खुद की एक लैंड है तो उनको उसको पे करना पड़ता था। जैसे खर्च है, जो टैक्स है जो कल्टिवेटेड लैंड पे लगा है, यानी अगर उस राजा ने अपनी इतनी ज़मीन फार्मिंग के लिए दी है तो उसकी कर्ज जो तो बोलते हैं कर बोल सकते हैं टैक्स, ठीक है। और कारी, हाउस टैक्स, चारी यानी पेस्चर टैक्स, अगर किसी के पास ज़मीन है लेकिन उगाने के लिए जो सामान लगता है वो सब नहीं है तो वो यहाँ से ले सकता है और उसके ऊपर टैक्स दे सकता है। फिर आगे आते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक टू फेस मुगल्स। मंगोल्स को फेस करने में उन्हें क्या दिक्कतें आने लगी। मंगोल्स बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं, फियरलेस होते हैं और क्रूएल्टी होते हैं, यानी बहुत शार्प होते हैं अपने उसमें, क्योंकि वो एक आदिवासी जात का समूह है तो उन्हें कोई सी बात का कोई डर नहीं है। वो बिल्कुल बेधड़क अपने सुल्तान पे हमला करते जाते थे। तो इनके अटैक्स में क्या होता था कि बहुत कुछ लॉस होता था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जब इन्होंने अटैक किया था तब सुल्तान के पास ऐसी हालत आ गई थी कि वो अपनी आर्मी को इजीली सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, ना फूड इनफ बचा था उसके पास, ना मनी, ताकि उन्हें कुछ अपनी ट्रूप्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सके। उसके पास कुछ भी इतनी वो नहीं थी, कैपेसिटी नहीं थी। तो सुल्तान ने यहाँ पर बहुत कुछ किया ताकि ये मंगोल्स से जीत सके और मंगोल्स आखिर में हार ही गए थे क्योंकि सुल्तान के आगे वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए। नेक्स्ट इज़ मिलिट्री स्ट्रेटजीज़। खिलजी के टाइम पे मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ बहुत अच्छी बनी थी। उन्होंने एक तरफ से तो पूरा स्ट्रेटजी बनाकर मंगोल्स को हरा ही दिया था सक्सेसफुली। उनके साथ बिल्कुल एक बोलते हैं ना एक रणनीति बनाकर प्रॉपर उसे एग्जीक्यूट कर कर उससे हराया था। डिफेंसिव मेजर्स ये थी कि इन्होंने अपने पहले ही रेसिडेंट क्या होती है दिल्ली एक खुना इधर थे वो, लेकिन उन्होंने अपनी पहले से सिटी चेंज करके शिफ्ट करा था दौलताबाद में, जो प्रेजेंट डे अभी महाराष्ट्र में है। वहाँ पर वो जाकर अपने जो हार्शली बोल सकते हैं वहाँ पर जाकर वो अपने कैंप वैम्प सब लगवाते थे ताकि किसी को सीक्रेटली पता ना चले कि यहाँ पर ऐसे चलता है। फिर लैंड टैक्स भी इन्होंने लगवाया था कि लैंड टैक्स के बारे में अभी मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया था कि कैसे लैंड टैक्स लगाया, लेकिन एक और लैंड टैक्स लगा था जो गंगा यमुना के देवब में लगा था, यानी जो जगह उन्होंने वहाँ पर रखा था जो इन रिवर्स के बीच में जो लैंड होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इन्होंने ये फार्मिंग भी कराई ताकि उस ड्रॉट किसी सूखे के टाइम पे वहाँ पे कुछ ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, कोई लोग ज़्यादा सफ़र ना करें और आसानी से उनके सोल्जर्स को खाना पीना मिलता रहे। इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। गुड बाय ऑल ऑफ यू।